हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ये सीरीज़ शुरू की गई है। आज इस सीरीज़ का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसका पहला प्रैक्टिस सेट कल अपलोड किया गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से जब तक आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको हर दिन एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। हर वीडियो में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस देखेंगे और जहां पर भी किसी टॉपिक में डिटेल को देखने की ज़रूरत होगी उसमें हम डिटेल भी साथ साथ में कवर करेंगे। और ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। और आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम इस बार टीसीएस ही कंडक्ट करवा रही है। टीसीएस अपने पुराने पूछे गए प्रश्नों को बार बार रिपीट करती है, तो हमें सभी पुराने प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से बन जाएंगे। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर आरपीएफ कांस्टेबल में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये पूरी सीरीज़ दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए भी बराबर रूप से लाभदायक है, क्योंकि आपको पता है कि इन सभी परीक्षाओं में जीके जीएस एक जैसा ही पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सभी को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कश्मीर, क्योंकि राजतरंगिणी में कल्हड़ ने कश्मीर के बारे में व्याख्या की है। ये कुछ पुस्तकें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती हैं। तो देखिए, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी और चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इंडिका मेगस्थनीज की बुक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, राजतरंगिणी कल्हड़ की, मेघदूत कालिदास की, हर्षचरित बाणभट्ट की, अकबरनामा अबुल फजल की और बाबरनामा बाबर की बुक हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये सभी बुक्स और उनके ऑथर याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है? तो इनमें से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी मध्य प्रदेश। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदृश्य निर्यात सृजित करता है? तो इनमें से पर्यटन एक अदृश्य निर्यात सृजित करता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर शहर में हुआ था। पांचवा प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक को किसने लिखा था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक को लिखा था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। छठवां प्रश्न है, रेलवे और यूनियन बजट का विलय कब से लागू हुआ? तो रेलवे और यूनियन बजट का विलय हुआ था 2016 में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2016 और 17 यानी ऑप्शन नंबर 2। सातवां प्रश्न है, अधिरक्त स्राव या हीमोफीलिया एक आनुवांशिक अव्यवस्था है जिसके कारण होता है। तो आपको बताना है कि हीमोफीलिया का इनमें से कौन सा लक्षण होता है। तो हीमोफीलिया में रक्त का आंतचन नहीं होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह एक आनुवांशिक बीमारी होती है और हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। अगर उसे कोई चोट लगती है तो लंबे समय तक खून बहता रहता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी रक्त का आंतचन ना होना। हीमोफीलिया को हिंदी में अधिरक्त स्राव कहा जाता है और रक्त का आंतचन ना होने का मतलब होता है ब्लड की क्लॉटिंग ना होना या रक्त का थक्का ना जमना। तो आपको हिंदी में भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हीमोफीलिया को अधिरक्त स्राव कहा जाता है और क्लॉटिंग को आंतचन कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो इडुक्की बांध इनमें से पेरियार नदी के ऊपर बनाया गया है। पेरियार नदी केरल में बहती है,
ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, या आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाएगा कि इडुक्की बांध किस राज्य में है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेरियार नदी और इडुक्की बांध दोनों केरल में है। 9वां प्रश्न है चिल्का झील, जो भारत के खारे पानी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो आप सबको पता है कि चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी उड़ीसा। अब देखिए, झील से संबंधित कई प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो मैप के माध्यम से सबसे इम्पॉर्टेंट झील को हम देख लेते हैं एक बार। कम से कम भारत की इन झीलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि झीलों से संबंधित यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 2 झीलें हैं, पहली झील है वुलर और दूसरी झील है डल। तो इनमें से वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा लद्दाख में पेंगोत्सो और त्सो मुरारी 2 झीलों को आपको याद रखना है। राजस्थान में 3 झीलें आपको याद रखनी हैं, सांभर, पुष्कर और राजसमंद। फिर महाराष्ट्र की एक झील आपको याद रखनी है, लोनार। केरल की एक झील आपको याद रखनी है, वेम्बनाद। लोकटक आपको याद रखना है, मणिपुर में स्थित है। चिल्का झील अभी हमने देखा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह उड़ीसा में अवस्थित है। 2 झीलें आपको आंध्र प्रदेश की याद रखनी है, पहली है कोलेरू और दूसरी है पुलिकट। पुलिकट भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, आपको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखनी है, क्योंकि चिल्का झील कई बार पहले पूछी जा चुकी है। अब हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील या दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र भारत में कौन सा है। तो आपको याद रखना है पुलिकट, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। 10वां प्रश्न है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है। तो इनमें से गुर्दे मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को छानने का काम करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी गुर्दे। इन्हें किडनी भी कहा जाता है। 11वां प्रश्न है इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। तो इनमें से जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, और कई बार देश और राजधानियां आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है। 12वां प्रश्न है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर अवस्थित है द हेग में। हेग नीदरलैंड में है। ऑप्शन में आपको नीदरलैंड भी दिया जा सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को या यूनाइटेड नेशंस को 6 भागों में विभाजित किया गया है, यानी इसके 6 अंग हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। इसका पहला अंग है महासभा, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग है सामाजिक और आर्थिक परिषद, चौथा अंग है ट्रस्टीशिप परिषद और 5वां अंग है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इसके अलावा इसका 6वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे अभी हमने देखा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अलावा इसके जितने भी अंग हैं, यानी इन 5 अंगों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अवस्थित है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग में अवस्थित है। 13वां प्रश्न है हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। हुसरी प्रदर्शन इनमें से असम से संबंधित है। 14वां प्रश्न है भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहली बार VN राव ने दिया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी VN राव। 15वां प्रश्न है किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 16वां प्रश्न है निम्न में से भारत में कौन सा दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। तो इनमें से उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। और इस टेबल को आपको याद रखना है। भारत का सर्वोच्च पद होता है भारत के राष्ट्रपति का पद, दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति का,
तीसरा सर्वोच्च पद होता है भारत के प्रधानमंत्री का। चौथा सर्वोच्च पद होता है राज्यों के राज्यपालों का। इसके अलावा पांचवा सर्वोच्च पद होता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति का। 17वां प्रश्न है पैरा ओलंपिक 2024 जो पेरिस में संपन्न हुआ था, इसमें नीतीश कुमार को किस खेल में स्वर्ण पदक मिला है? तो नीतीश कुमार को पैरालंपिक बैडमिंटन में स्वर्ण पदक मिला है, ये आपको याद रखना है। 18वां प्रश्न है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मौर्य वंश से अपनाया था? तो इनमें से 4 शेर जिन्हें सिंह स्तंभ भी कहा जाता है, इसको भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में मौर्य वंश से अपनाया था। 19वां प्रश्न है बंकर और चक्कर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो बंकर और चक्कर शब्द इनमें से पोलो से संबंधित हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। 20वां प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी राष्ट्रपति।